अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। न्यूज़ रूम में आज भी दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया होगा, तबसरे होंगे और आगाज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई की, जो आपको बताएं कि जिनके खिलाफ बगावत के सबूत मिल गए हैं। ये सबूत और अब उनकी रोशनी में चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस सब पर आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, बहुत से सवालात को उन्होंने जन्म दे दिया है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो, जिन्हें उन्होंने अनट्रेंड करार दे दिया है और साथ ही साथ बिलावल समेत तमाम टिकट्स देने का इख्तियार भी कह दिया है कि मेरे पास है। और बिलावल जो हैं वो दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब ये पीपल्स पार्टी के अंदर क्या स्टोरी चल रही है, इस पे हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। तो खैर इन सारे मामलों को देखा जाएगा। तीसरा जो हाईलाइटेड इशू आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वो स्मॉग का है और लाहौर पर छाए स्मॉग के बादल अभी भी गहरे हैं। सॉफ्ट लॉकडाउन चल रहा है और साथ ही साथ कुछ इक़दाम भी किए गए हैं, लेकिन ये कितने मौसर साबित हो रहे हैं और हमें आपको यानी मुझे और आपको जवेरिया को हमें क्या करना है कि हमारी सेहत बेहतर रहे और ये स्मॉग जो है उसको हम कम से कम रखें, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बेहतर हो ना कि बदतर हो। खैर इस सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जैसे कि जवेरिया ने रनडाउन पेश किया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला यकीनी तौर पर बहुत अहम है। 9 मई के वाक़यात और उसकी तहकीकात से मुताल्लिक़ आज ये एतराफ़ हुआ है कि रियासत से बगावत के सबूत मिल गए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद कहती हैं कि 9 मई के केसेस की लाहौर में तफ्तीश के दौरान सबूतों की बुनियाद पर बगावत की दफ़ात शामिल कर ली गई हैं। सुने उनको वो क्या बताती हैं। में जो शवाहिद सामने आए की रोशनी में जो सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जिसमें 120B है, 121 है, उसमें बगावत की है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफ़ात हैं। जो इसमें दफ़ात लगाने से पहले हमारे पास एविडेंस आया है, तो उसके बाद हमने ये सेक्शंस लगाए हैं, ना कि हमने ये सेक्शंस लगाने के बाद इसके एविडेंस इकट्ठे करने हैं। सो इट्स अदर वे अराउंड। सो उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं वो इसमें को कॉन्स्पिरेटर्स होंगे और वो परपेट्रेटर्स हैं, और उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं उन पे ये सेक्शंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे वुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। वो जो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट में जो ट्रायल होगा वो इन्हीं सेक्शंस के तहत होगा। सो 9th मई में इस वक्त पूरे पंजाब में जो 48 के केसेस हैं उनमें ये दफ़ात लग चुकी हैं। सो एवरीवन हु इज़ एवर इज़ एक्यूज्ड इन दोज केसेस, दोज विल बी ट्राइड अंडर दीज सेक्शंस। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत का लाडला करार दे दिया है और सरफराज बुगटी ये मजीद कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म को मिनोअन तस्लीम करेंगे। बरतानी खबर ऐसा इदारे को इंटरव्यू उन्होंने दिया और कहा कि नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज़्यादातर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही है। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं। तो निगरान वज़ीर दाखिला हैं ये सरफराज बुगटी, और उन्होंने एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ ये बताया है कि उन्हें जेल में बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात मिल रही हैं। दूसरी तरफ एक और मुमकिना जो वज़ीर आज़म हैं चौथी बार के, उनसे मुताल्लिक़ उन्होंने कहा है कि उन पर केसेस बेबुनियाद थे और ये निगरान हैं। तो सरफराज बुगटी साहब का मौक़िफ़ आपके सामने। इन निगरानों ने साफ़, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाने, अलबत्ता केसेस बेबुनियाद हैं और एक लाडला भी है। खैर लाडलों की खैर खबर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से पूछगछ हो रही है। एडिशनल डायरेक्टर नैब वक़ार अहमद अडियाला जेल में मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म से वो तहकीकात करेंगे। नैब टीम 15 नवंबर से रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस है, 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है और उसमें 15 नवंबर से ऑनवर्ड मुसलसल नैब की टीम जो है वो सवाल व जवाब कर रही है, पूछगछ कर रही है। जिस्मानी रिमांड भी अदालत से इस सिलसिले में लिया गया है। गिरफ्तारी डाल दी गई थी, अडियाला जेल में ही है और यहाँ पर तफ्तीश के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी खबर आ रही है कि चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के जो वाकयात हैं उन पर बयान कलमबंद कराने से इनकार कर दिया है। अटक पुलिस चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची और जेल ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि तफ्तीश के लिए वकला से मुशावरत होगी और उनकी मौजूदगी में ही बयान कलमबंद कराने के लिए मैं तैयार हूँ और वकला की मौजूदगी के बगैर बयान कलमबंद नहीं कराऊंगा। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए उनसे सवाल जवाबात हो रहे थे और उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराने से इनकार कर दिया है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अडियाला जेल में हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी पर 9 मई के दिन जो हंगामा हुआ था
उससे मुताल्लिक़ उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाने से इनकार किया, ये कहते हुए कि वकला की मौजूदगी में वो ये बयान कलमबंद करवाएंगे। फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात में भी एक अहम पेशरफ्त हो रही है। पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला हुआ है। तहकीकाती कमीशन ने साबिक़ IG पंजाब आरिफ नवाज़ को 27 नवंबर को तलब कर लिया है। साबिक़ चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद खालिद खटक को भी इंक्वायरी कमीशन ने बुला लिया है। तहकीकाती कमीशन ने मज़ीद वीडियोज़ के लिए पैमरा को भी ख़त लिख दिया है। 60 रोज़ का एक टाइम पीरियड इस कमीशन के सामने मौजूद है। इसने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है और इस सिलसिले में अब जो ब्यूरोक्रेसी है उस वक्त की, उसको भी इंगेज किया जा रहा है, उससे भी पूछा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल ऐसे ही पूछताछ का सिलसिला जारी है। ऐसे में असद कैसर को भी 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को चारसदा पुलिस ने 9 मई केस में पेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मर्दान की अदालत में पेश किया। असद कैसर को कल एंटी करप्शन के जज ने जमानत पर रिहा किया था, जिसके बाद चारसदा पुलिस ने 9 मई केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। तो दोबारा गिरफ्तारी असद कैसर की हो गई है। कल उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से गिरफ्तारी हो गई है। 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मर्दान में पेशी से पहले असद कैसर का चारसदा अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं है। हम पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई है। अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो ये कोई जो इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा, दुनिया कौन माने। नवाज शरीफ को ये 1000 दफ़ा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाए, इससे बेहतर ये है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है। और हम देखें, हम अल्लाह की हुजूर जो है ना अपना केस पेश करेंगे। हम अपनी जद्दोजहद कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जनाब चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और वो ये है कि शिकायत कुनिंदा मोहम्मद हनीफ ने चेयरमैन PTI के खिलाफ केस वापस ले लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन PTI इद्दत में निकाह केस वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। तो चेयरमैन PTI को कुछ रिलीफ मिला है। इससे पहले हम देख रहे थे कि ये खबर खासी सरगर्म थी और चहमगोइयाँ भी इस पे हो रही थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि दरख्वास्त मंजूर हो गई है। निकाह केस वापस लेने की दरख्वास्त थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। तो खैर ये मुख्तलिफ़ केसेस हैं। असद कैसर 14 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले हो चुके हैं। 9 मई का मामला है, इससे पहले उनकी ज़मानत हुई थी। साथ ही साथ सरफराज बुगटी साहब का जो इंटरव्यू है, जो बयान है, वो बड़ा अहम है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म को वो अदालतों का लाडला करार दे रहे हैं जिन पर बगावत के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अनूश मसूद के तहत बगावत की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं मुकदमात में, जबकि दूसरी तरफ एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर जो मुकदमात बने थे 2016 ऑनवर्ड्स, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बेबुनियाद थे। तो ये जो मजमूई तौर पर रवैया है, मामलात हैं, ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ये बड़ा हैरान कुन है, सवाल तलब है। खैर बगावत का मामला बड़ा संगीन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ़राद अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़राद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर 9 मई के मामलात हैं और दीगर मामलात पर तहकीकात हो रही है, साइफ़र केस भी है, उधर भी एक तलवार है, लेकिन 9 मई के मामले में ये जो बगावत की दफ़ात आ जाती हैं, ये कितना संगीन बना देती हैं इस मामले को? सबसे पहली बात यह है कि जो 9 मई का आपको पता है कि जो जिस केस को मैं एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर देख रहा हूँ, वो कोर कमांडर हाउस हमला केस है। और उस केस का आपको पता ही है कि एक क्वार्ट के कमांडर हाउस जो है उसकी पूरी आर्मी इंस्टॉलेशन जो है उनको जला दिया गया और बेशुमार वहाँ पे नुकसान किया गया। और सिक्योरिटी कंसर्न से आपके कंट्री के जो बहुत ज्यादा इनकेस एक्ट की वजह से जो है बहुत ज्यादा उसका हमें फेस करना पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये ऑफेंसेस जो हैं ये एड ऑन इसलिए है कि बहुत सी एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट की गई हैं और बहुत सी फ्रांसिक की जो एविडेंसेस हैं वो ली गई थी और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ये ऑफेंसेस को ऐड किया गया। तो ये सारी की सारी कैपिटल पनिशमेंट के ये केसेस हैं और इसके अंदर जो है उम्र कैद और सजाए मौत और मुख्तलिफ ऑफेंसेस जो हैं उनकी मुख्तलिफ सजाएं हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली क्या सजा हो सकती है, जरा हमें एजुकेट कीजिएगा प्लीज। देखें, ये 1500 से 2000 लोगों का मॉब था जिन्होंने ये हमला किया था
तो उसमें कुछ लोगों ने बाहर खड़े हुए पुलिस की गाड़ियां जला दी, पुलिस के मुलाजमीन को जख्मी किया, और कुछ लोगों ने अंदर जाके और वहां पे 2 लोगों को कत्ल कर दिया और पूरा कोर कमांडर हाउस जो था उसको उन्होंने जला दिया है। तो मुख्तलिफ लोगों के पेट्रोल बम्स यूज हुए हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एक्ट्स हैं और उनके एक्ट्स के मुताबिक उनको वो ऑफेंसेस के चार्ज को फेस करना पड़ेगा। और अगर वो चार्ज प्रूव होता है तो इसके अंदर बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें सजाए मौत भी है, जैसे 302 के ऑफेंसेस है, 780 की लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसी तरह जो 436 के हवाले से, जो आर्सन के हवाले से ऑफेंसेस है, उसमें किसी में 10 साल सजा है, किसी में 14 साल सजा है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट के ज्यादा ऑफेंसेस हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें फराज साहब जरा ये भी आपसे जानना और समझना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि आज अनूश मसूद साहब ने जिस तरह से बताया कि उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं और बगावत की दफ़ा शामिल की जा रही हैं, तो ये पर्टिकुलरली साबिक़ वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ ये दफ़ात हैं और ये इन्वेस्टिगेट करके किया जाता है या ये किसी भी आप कह लीजिए स्टेज पर ये ऐड की जा सकती हैं ये बगावत की दफ़ात? देखें, सेक्शन जो हैं वो ऐड ऑन करने की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, क्योंकि अभी जो चलान है वो सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर किसी भी सेक्शन को ऐड और या डिलीट करने का इख्तियार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है, क्योंकि इन केसेस के अंदर JIT बनी हुई है। तो JIT किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज जो है वो स्क्रूटनी ऑफ चलान है कि जब प्रोसिक्यूटर के पास स्क्रूटनी के लिए चलान आता है तो वो मटेरियल को देखने के बाद सेक्शन को ऐड या डिलीट कर सकता है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज है कि जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी तो फर्दर जुर्म लगाते हुए वो जो मटेरियल उनके सामने आएगा मौजूदा अदालत के, उसके मुताबिक वो ऑफेंसेस लगा या डिलीट करने का इख्तियार रखते हैं। तो इस तरह से ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है, ना पहली दफा ये हो रहा है। हमेशा से इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब मटेरियल सामने आता है तो सेक्शंस ऐड भी होते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेक्शंस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फराज अली शाह साहब, इसमें काइंडली आपसे मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ और मैं समझना चाह रहा हूँ सादा अल्फाज में इसको। ये जो 780 है या 302 है, ये मामलात उमूमन आप कह लीजिए कत्ल के या फिर दहशतगर्दी के मामलात में चलता है, लेकिन ये बगावत का लफ्ज़ जो है इसको फिर वो किसी इंटरनेशनल लॉबी के साथ भी इस्टेब्लिश करना होता है या ये इंटरनली भी हाँ नहीं, ये देखें, ये डिपेंड करता है केस टू केस। अब आप हुकूमत को अगर आप अवरा करने लगे तो अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के पास अगर कोई ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के ऐसी एविडेंस आ जाए कि जो किसी बाहर के मुल्क या किसी बाहर की एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो लाजमी बात है कि वो भी फिर उसके साथ चार्ज हो जाएंगे। तो वैसे बगावत के जो एंटी स्टेट जो आपके ऑफेंसेस हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास बाहर से ही कोई लाजमी तौर पे कोई कॉन्स्पिरेसी आएगी तो फिर आप बगावत करेंगे। आप देखें कि मुख्तलिफ सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें आपके सामने बैन हो चुकी हैं कि जो एंटी स्टेट उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं तो उसकी वजह से उनको फेस करने पड़े हैं वो चार्जेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इसको साबित करना को बहुत ज़्यादा ट्रिकी है या ये इल्ज़ाम की हद तक मामला रहता है, इसको फिर फॉरेंसिक बुनियादों पर साबित करना, इसकी प्लानिंग उनके साथ हुई, ये किस तरह से होगा? बहुत सी मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू आर्टिकल 164 कानून शहादत के मुताबिक एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं। फिर अब बहुत से लोग जो हैं वो वादा माफवा बन रहे हैं, वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा रहे हैं या वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने को तैयार हैं। फिर बहुत सी कॉल्स डाटा जो है वो इस किस्म की एविडेंस मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से सामने आ रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, फिर अब मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो अप्रूवर के सीक्वेंस में आ रहे हैं कि वो आम माफी के तलबगार हैं, लेकिन वो एविडेंस देने को तैयार हैं कि ये कॉन्स्पिरेसीज कहाँ पे बैठ के बनाई गई थी और कॉन्स्पिरेसी किस लिए बनाई गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एविडेंस की अप्रेजल तो ट्रायल कोर्ट ने कर। लेकिन इसमें फराद अली शाह साहब, अगेन आई एम नो लॉ एक्सपर्ट, मैं सिर्फ आपसे जब बात कर रहा हूँ तो समझने के लिए कर रहा हूँ। इसमें एक शख्स अगर गिरफ्तार हो गया और उसके बाद के जो एक्शंस हैं, ही इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, जिसका आप कॉल डाटा की बात करें, तो वो फिर यहाँ पे ये इसको वीक लिंक तस्वुर करें या आप समझते हैं कि पहले की प्लानिंग काफ़ी है इस सारी चीज़ को साबित करने के लिए? नहीं, देखें, अकरस के बाद तो प्लानिंग नहीं होती ना। प्लानिंग तो अकरस से पहले है कि वो किस तरह से मॉब बना था, वो किस तरह लिबर्टी हुए, वो वहां से किस तरह से कोर कमांडर हाउस गए। तो नहीं हो सकता कि एट द स्पार ऑफ मोमेंट वो वहां मशवरे करते रहे। लाजमी बात है कि उसके पीछे एक पूरी कैंपेन थी और उसके अंदर चेयरमैन PTI के हवाले से उनको एक
रेड लाइन जोन बताया गया था, फिर लोग वहाँ पे बकायदा कहते थे कि ये जोन को जो क्रॉस करेगा तो फिर हम हर तरह की एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कैंपेन के सीक्वेंस में इसको किया गया, और ये कॉन्स्पिरेसी एक दिन की नहीं है, और वो एविडेंसेस इकट्ठी की गई हैं, वो सारी की सारी इनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी वेरिफिकेशन करवाई गई। इसीलिए ज्यादा वक्त लगा उन चीजों को कलेक्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास इसमें फराद अली शाह साहब वन लास्ट पीस मैं आपसे जरा एक पूछना चाह रहा हूँ, इसमें जो आप ट्विटर की बात करें, डिजिटल हैंडल्स की बात करें, ये ज़्यादा लीथल है या वो अकाउंट ज़्यादा लीथल है जो कहता है कि मैं उस मीटिंग में था और मैंने देखा और मैं सरेंडर करता हूँ? मुझे ये दोनों चीजें करबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और इसके अंदर ये एक दूसरे से जब कनेक्ट करती हैं तो ये एक चेन बनती है, और उसी चेन को प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना होता है, और अगर ये साबित हो जाती है तो फिर सजा से बचने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बगावत की दफ़ात शामिल की गई हैं और बगावत की दफ़ात के तहत क्या सज़ा हो सकती है और मज़ीद इसको साबित किस तरह करना होगा, सबसे बड़ा जो एक सवाल मेरे जहन में था, मैंने सोचा मैं उनके सामने रखूँ, तो वो बताते हैं कि मुख्तलिफ जो डाटा कलेक्शन है उसमें डिजिटल मीडिया है या वो मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें तरतीब दी जा रही थी, तो उसके ज़रिए फिर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, साबित किया जाएगा और ये मुकदमा अब सुना जाएगा, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही एक जानिब मुकदमात का सामना है सियासी जमातों के लीडर्स को, तो दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो एक ही जमात में हमें इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, यानी बाप कुछ और कह रहा है, बेटा कुछ और कह रहा है। बाप ये वो जी जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो के वालिद साहब की बात हो रही है। तो पीपल्स पार्टी में नोरा कुश्ती या संजीदा इख्तिलाफात हैं, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि बिलावल वजीर आज़म बनने के अहल हैं भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। आसिफ जरदारी ने उन्हें अनट्रेंड कहा है और कहा है कि अभी वो ज़ेरे तरबियत हैं, तो फिर ये भी सवाल है कि फिर नौजवान क़यादत कैसे सामने आएगी, सियासत किसे कहते हैं, क्या बिलावल को अभी भी समझ नहीं है? और ये भी सवाल है कि अगर ज़ेरे तरबियत हैं तो फिर उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया गया था। हाँ जी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड हैं या अंडर ट्रेनिंग है, और अलबत्ता पढ़े लिखे नौजवान हैं, बोलता भी अच्छे हैं और तजर्बा उनका अलबत्ता नहीं है, और उन्होंने कल अपना वज़न जो है वो पुराने बुज़ुर्ग सियासतदानों के साथ डाला है और कहा है कि एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। साथ बिलावल को ये बताया भी है कि आपको भी टिकट मैं दूंगा क्योंकि मैं 4P वाली जो पार्टी है उसका चेयरमैन हूँ। तो जनाब अब ये कोई इलेक्शन स्टंट भी हो सकता है, ये भी सवाल है जो जहनों में आ रहा है, क्योंकि बयानिए में हमें तजाद नज़र आ रहा है। जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के अंदर हो क्या रहा है इसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो और जरदारी दोनों के बयानात जो हैं उनमें तजाद पाया जा रहा है, अलग अलग मौक़िफ़ है। बिलावल का बयानिया नौजवान वोटर्स को कायल करना है, और क्या जरदारी पुराने सियासतदान को नाराज़ नहीं करना चाहते? अब ये तो वही जानते हैं कि हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी है, पार्टी बयानिए में तजाद भी है। जरदारी और बिलावल विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मखलूत हुकूमत बनेगी जरदारी का ख्याल है, बिलावल लेकिन नौजवान क़यादत के हामी हैं। जरदारी साहब बुजुर्ग सियासतदानों के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब बिलावल साहब का बयान ये आया था कि जो पुराने सियासतदान हैं उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो फिर दूसरी जमातें ये भी कह रही थी कि आपके वालिद साहब भी पुराने हैं, फिर उन्होंने ये कल कहा भी है कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं कह रहे, वो सबको कह रहे हैं, पुरानी सियासत से मुतालिक बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं नौजवान नस्ल को कैसे रोक सकता हूँ, उन्हें इज़हार राय का हक है, और नौजवान नस्ल तो वैसे ही कहती है कि यू नो नथिंग। तो खैर ये मिला जुला सा एक आप कह लीजिए पीपल्स पार्टी का इस वक्त इलेक्शन की एक सूरत हाल है या इलेक्शन बयानिया है, इसमें दोनों तरफ से जो है मामलात को संभाला जा सकता है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ये फरमाती हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों से मुतालिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं, नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। सियासत में पुरानों का तजर्बा और उनका साया होना चाहिए, उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो सियासतदान अवाम में मकबूल हैं। कि नया और मिक्स हुजणु खपे, छो करे पुराणनि जो अगरि एक्सपीरियंस न हूंदो, उन्हनि जो शैडो न हूंदो, त पोइ नंढा जेके ईंदा उन्हनि खे बि शायदि अवाम जेको आहे उन अवाम जेके पसंदि थी करे, जेके चाहे थी, जेके मोहबत करे थी, जेके ज़मीन ते माण्हू आहिनि, इन जे बावजूद कि उन्हनि जी केतिरी उमिरि आहे, पर अगरि अवाम में मक़बूल आहिनि, अवाम चाहे थी, त पोइ मुंहिंजे नज़दीक जेके आहिनि मां पुरमींदी आहियां त पार्टी जेके आहिनि बहितरीनु कैंडिडेट्स आणींदी, मेरिट ते आणींदी, जेके अवाम में आहिनि ऐं जेके खटण जी कुवत रखनि था।
नफीसा शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो दुबई चले गए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी दुबई की तैयारी पकड़ ली है। ज़राए ये बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम दुबई के लिए रवाना होंगे। दुबई में साबिक सदर और बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात भी करेंगे। तो अब वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होने जा रही है। देखना यह है कि दुबई में कुछ और भी मुलाकातें होती हैं या नहीं, और क्या पीपल्स पार्टी की जो सियासी गहमा गहमी है वो दुबई उसका मरकज़ बनने जा रहा है। लेट्स सी, ये तो आने वाला वक्त यह बता सके। लीगी वफ्द में निहाल हाशमी थे, अली अकबर गुज्जर थे, नासिरुद्दीन और दीगर थे, जबकि MQM के रहनुमा जावेद हनीफ ने लीगी वफ्द का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो मुख्तलिफ उमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं, और इस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून कराची की सियासत को लेकर इन दिनों एक्टिव हैं, और सीट एडजस्टमेंट को लेकर मामला तय करने के लिए या आप कह लीजिए तीसरी मुलाकात है। बिल्कुल ऐसे ही MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कराची के मसाइल का वाहिद हल हम हैं, अगली हुकूमत MQM पाकिस्तान की होगी। जो इस पार्टी के इस बैड गवर्नेंस, इस बद इंतजामी, इस करप्शन के खिलाफ लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टीज मिलकर आज इस बैड गवर्नेंस, इस बद इंतजामी के बाद सिंध में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हुकूमत। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कर ली है। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात हो रही थी। सियासी मंजरनामा जो है वो डिस्कस हो रहा है। हाँ जी, खासा गर्म है। जिन वर्कर्स ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी वो हमारा असासा है, और आइंदा आम इंतखाबात में वर्कर्स का ख्याल रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी करीबी साथी नासिर भट्ट से मुलाकात की है, और इस दौरान उन्होंने ये गुफ्तगू की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ भी इस मुलाकात में मौजूद थी। तो हम देख रहे हैं कि जिस जगह भी नवाज शरीफ साहब होते हैं उनकी बेटी उनके साथ होती हैं। पहले नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मरियम नवाज़ भी गुफ्तगू करती हैं, और शाना बशाना वो अपने वालिद साहब के साथ। मुलाकात में जो शायर है वो ये कहना चाहता है कि जो लोग लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर मौजूद होते थे वो हमें याद रहेंगे, और उन्हें मखसूस नशिस्तों पे या फिर सेनेट में दाल लगा तो वहाँ भी पहुँचा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। आपने जिन लोगों ने यानी कुर्बानी दी है, वक्त दिया है, उनके साथ ऐसा ही होगा। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियाँ तेज़ हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक से इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी के हवाले से मुशावरत की गई है। लीगी उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स के सर्वे करवाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। नवाज शरीफ की जानिब से जारी हिदायत पर भी बातचीत की गई है। तो जो ड्राइविंग सीट है उस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पंजाब के फ्रंट पर आपको नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, और यहाँ पर उम्मीदवार कौन होंगे, किस तरह से इलेक्टेबल्स को मैनेज करना है, किस तरह से पुराने जो साथी हैं उनको मैनेज करना है, कहाँ किसको टिकट देना है, तो एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर फिर पार्टी कायद से शेयर की जाएगी, और फिर विद हिज अप्रूवल अनाउंस किया जाएगा कि कौन कहाँ पर शेर के निशान पर इलेक्शन में उतरेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर किस किस पार्टी जो है वो टिकट मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने वर्किंग इस पर शुरू कर दिया, यानी किस किस हल्के में किस किस वर्कर को जो है वो टिकट मिलेगा या किस लीडर को मिलेगा। टिकट्स की तकसीम के लिए एक 5 रुकनी पार्लिमानी ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है। ये जो कमेटी है उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर पार्टी क़यादत इसकी अप्रूवल देगी। आम इंतखाबात के लिए ये बेसिकली तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और हल्का ब हल्का और शहर ब शहर या ज़िला ब ज़िला जो है वो मामलात को लेकर इस वक्त चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सब पे बात करने के लिए मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप देख रहे हैं इंतखाबात की गहमा गहमी है और सियासी हलचल ज़ोरों पे हैं। ऐसे में अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी में आखिर हो क्या रहा है? जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं कि ये अनट्रेंड है, अभी इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो दुबई गए तो खुद भी दुबई पहुँच गए हैं। क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखें, जो बिलावल भुट्टो ने केपी में जलसों के दौरान जो एक बयानिया बनाना शुरू किया था यंगस्टर्स का और बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से, तो सबसे पहले पार्टी के अंदर से ही उनको इसका रद्दमल आना शुरू हुआ। फरतुल्लाह बाबर ने आज जो है वो इससे छोड़ दी, पार्टी अपना ओहदा छोड़ दिया। जबकि अगर हम पीपल्स पार्टी के अंदर अगर नज़र डालें तो आसिफ जरदारी समेत एक बहुत लंबी लिस्ट है सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस की जो
70+ है। तो बिलावल भुट्टो का ये मैं देख रहा था कि ये कोई नई बयानिया नहीं है। इससे पहले वो कायम अली शाह जो इससे पहले 2-3 दफ़ा सिंध के वज़ीर आला बन चुके हैं, उनकी ऊपर उन्होंने भी एतराज़ किया था कि वो हर दफ़ा जो है उनको वज़ीर आला बना दिया जाता है, उनकी उम्र नहीं है कि उनको बनाया जाए। जो नफीसा शाह भी शायद इसी वजह से एक रद्दमल दे रही थी, जिसकी वजह से फिर मुराद अली शाह को जो है वो सिंध का वज़ीर आला बनाया गया था। वो टोटल जो है वो बिलावल भुट्टो की रिकमेंडेशन पे जो है वो लाया गया था मुराद अली शाह को। तो ये एक उनके अंदर जो है वो ये एक पहले से एक सोच जो है वो मौजूद है, जिसको उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की। अब आसिफ जरदारी की कल की जो गुफ्तगू थी एक इंटरव्यू के दरमियान, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लगता है कि बिलावल शायद उनकी बात को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, क्योंकि एक चीज़ जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जो अगला जो भी सेटअप होगा वो मिल के बनाया जा सकता है, वो कोई हुकूमत अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। जबकि मुस्लिम लीग नून की जो सोच है वो ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है, वो सादा अक्सरियत के साथ आना चाहती है और इसी के लिए वो कोशिश कर रही है। इसीलिए अच्छा आदिल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो कि जहनों में बहुत आ रहा है, जो कि आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि अब ये कोई स्ट्रेटजी के तहत ये हो रहा है ऐसा कि हमें तजाद नज़र आ रहा है, गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी अपनाई जा रही है, या वाकई ऐसा है कि बिलावल एक अलग बयानिया और मौक़िफ़ रखते हैं और जरदारी साहब एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए बिलावल का ये जो मैंने उम्र के हवाले से मैंने कहा, जैसे उन्होंने वज़ीर आला सिंध के हवाले से इससे पहले भी रिएक्शन दिया था, तो वो इस हवाले से उनके कंसर्न्स पहले भी थे। खुर्शीद शाह के हवाले से कंसर्न्स थे, वो साइड लाइन पे हो गए। तो कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात पार्टी की पॉलिसी के हवाले से वो ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन इस तरह से पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ जो रिएक्शन आया है वो पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी में देखने में आया है कि आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त रिएक्शन दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनको रोकूंगा तो वो नाराज होकर चले जाएंगे, और वो इत्तेफाक से आज दुबई चले गए, अब जरदारी साहब पीछे जा रहे हैं। तो ये कुछ है उनके अंदर। अभी असल में आसिफ जरदारी जी इस वक्त जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने के ख्वाहिशमंद नहीं है, वो इसी पॉलिटिकल सिस्टम में से अपने लिए रास्ता लेना चाहते हैं। जबकि बिलावल का ख्याल है कि वो अपना जो बयानिया है उसको जरा सख्त करेंगे तो उनके लिए शायद कोई स्पेस निकल है। जबकि आसिफ जरदारी जो है वो हमेशा से जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर पॉलिटिशियंस हैं इनके साथ मामलात को तय करके चला जाए। इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया, इसीलिए वो फजल रहमान के साथ रब्ते में रहे हैं कि इनके से मिल के ही कोई स्पेस ले सकें। तो ये हो सकता है कि इस नुक्ते के ऊपर दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई इख्तलाफी मामलात हों, जो अभी आने वाले 2-4 दिन में हमें नजर आ जाएगा कि अब जो बिलावल का बयानिया है वो किस तरफ जाता है। अच्छा आदिल, हम हमेशा से देखते आए हैं कि यकीनन आसिफ जरदारी साहब की अगर हम बात करें तो बड़े दाना, बड़े वाइज और मफाहमत के बादशाह वो समझे जाते हैं सियासत में। अब उनका ये भी कहना कि बिलावल समेत टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है, तो ये भी एक मैसेज है उनका? जी बिल्कुल एक मैसेज है। उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर उन दीगर सियासी रहनुमाओं को भी कि वो पार्टी की जो क़यादत है वो उनके पास है। बिलावल अगर जो है वो कह रहा है जो भी कहे, लेकिन एंड पे जो भी बातचीत होनी है, जो भी इलेक्शन के बाद सीट एडजस्टमेंट होनी है या इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत होनी है, वो आसिफ अली जरदारी ने ही करनी है। और ये बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने जो है वो दिया है और वो शायद उनका मकसद भी यही था। तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिलावल जो कि हमें बिल्कुल फ्रंट फुट पे नज़र आ रहे हैं, जो कि इंतखाबी मुहिम को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बयानिए के बाद उनकी जो बात की कन्विक्शन है वो इफेक्ट होगी? देखिए वो बयानिया जो है ना बेसिकली जलसे की लैंग्वेज कुछ और तो कुछ मुख्तलिफ होती है जो ड्राइंग रूम की सियासत से। तो आसिफ अली जरदारी जो है वो जलसा सियासत तो नहीं कर सकते, वो तो एक नौजवान पॉलिटिशियन ही कर सकता है। इधर से आपको मरियम जो है क्राउड पुलर नजर आती है, या नवाज शरीफ के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो क्राउड पुलर हैं। शहबाज शरीफ के अंदर हमें ये सलाहियत नजर नहीं आती, वो क्राउड पुलर नहीं है, ना उनके बच्चों के अंदर। तो ये एक शख्सियत का जो है ना बड़ा उस पर असर होता है कि आप जो जलसा
जलसा पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप रैलियां निकालते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, उसमें आप कितने अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिलावल ने नो डाउट केपी के अंदर बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल शोज किए हैं अब तक, तो वो उसका फीडबैक उनको पार्टी को किसी ना किसी सूरत में तो मिलना ही है। लेकिन ये बेसिकली दो हिस्सों की सियासत है। एक हिस्से पे आसिफ अली जरदारी जो जोड़ तोड़ की सियासत है, वो आसिफ अली जरदारी उसके माहिर हैं, और दूसरा जो क्राउड की सियासत है उसमें बिलावल भुट्टो जो है अपना जोहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका मेरा लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा आदिल साहब हो गई है। कह रहे हैं कि पढ़े लिखे भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन तजुर्बा इतना नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, आप हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब, इनके बयानात में हमें तजाद नज़र आ रहा है, और ऐसे में अब दुबई दोनों मौजूद हैं। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की सियासत में आने वाले दिनों में हमें क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं या क्या स्ट्रेटजी होती है जो लेके पीपल्स पार्टी हमें इंतखाबी कैंपेन को लीड कर। रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। एहतसाब अदालत लाहौर ने 59 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हुकूमती ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचा। फैसले की कॉपी डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब लाहौर को इरसाल करने की हिदायत भी कर दी गई है। तो जो बरीयत थी उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। आशियाना इकबाल रेफरेंस है 2018 का, और इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत 10 लोग जो हैं वो बरी हुए थे, और अब इसका एक तहरीरी फैसला जारी हो गया है और इसकी कॉपी जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब लाहौर को भी भेजने की हिदायत कर दी गई है एहतसाब अदालत की जानिब से। बिल्कुल ऐसी है। दूसरी जानिब हुकूमत मुल्की मशरत को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म नज़र आ रही है। सिविल और आला अस्करी क़यादत की आज फिर बैठक हुई है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इजलास की सदारत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इसमें शरीक हुए। अस्करी और सिविल क़यादत ने भी इसमें शिरकत की। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक जो मुख्तलिफ मनसूबे थे उन पर जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा भी लिया गया है। आला अस्करी और सिविल क़यादत ने इसमें शिरकत की है। निगरान वज़ीर आज़म इसमें मौजूद थे, सिपा सालार इसमें मौजूद थे और मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर रहे इसमें। अलबत्ता यह है मामला सरमायाकारी का, इन्वेस्टमेंट का, जो दोस्त मुल्कों की जानिब से होने जा रही है। शॉर्ट टर्म कर्ज़ों की मियाद को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना की मुल्की अंदरूनी कर्ज़ों की री प्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। मकामी कर्ज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्ज़ों का मजमूई हजम 40,500 अरब तक पहुँच चुका है। मुल्की अंदरूनी कर्ज़ों पर तकरीबन 672 अरब रुपए के सूद की अदायगियों का बोझ है। पाकिस्तान इस इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इजारा सुकूक बॉन्ड्स का कर्ज़ 26,000 अरब से ज़ायद है। तो इसको आप कह लीजिए कि रीप्रोफाइलिंग की जा रही है, लॉन्ग टर्म में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि ये बोझ थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग कम हो सके। स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो सेनेट में स्टेट बैंक मुलाजिमीन की बड़ी तनख्वाहों की गूंज रही। गवर्नर स्टेट बैंक ने माहाना तनख्वाह 40 लाख होने का इंकशाफ हुआ है। स्टेट बैंक मुलाजिमीन की ज़्यादा तनख्वाहें, सेनेटर्स इस पे सरापा एहतजाज थे। सेनेटर पलवेशा खान ने कहा है कि 40 लाख तनख्वाह, गवर्नर स्टेट बैंक ऐसा क्या काम करते हैं, हम IMF से भीख मांगते हैं, दूसरी जानिब इतनी तनख्वाहें। जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि स्टेट बैंक एक कॉरपोरेट बॉडी है, पेंशन ख़त्म होने की सूरत में तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो ये रीज़न जो है वो पेश की गई 40 लाख की तनख्वाह पर। गवर्नर स्टेट बैंक की 40 लाख की तनख्वाह है और इस पर सेनेटर्स हैरान परेशान हैं। खैर, कराची चलते हैं जहां औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का केस। अदालत ने गिरफ्तार DSP तारिक उमैर बाजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले हो गए हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया कि मुल्ज़िम तारिक उमैर से 2 रोज़ में क्या तफ्तीश की गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उमैर की मदद से कुछ मकामात पर छापे मारे। SSP इमरान कुरैशी की निशानदही पर 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। DSP तारिक उमैर पर ताजिर के घर 2 करोड़ रुपए की डकैती का इल्ज़ाम है। रिमांड मुकम्मल होने पर मुलव्वस मुल्ज़िम को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। तो इस तरह से 2 करोड़ से ज़ायद की रकम और कोई 50 तोले से ज़्यादा सोना था। ये अंडर ट्रेनिंग जो DSP साहब हैं वो लेकर चले गए थे, और अंडर ट्रेनिंग का यही मसला होता है।
कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पे ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का वाकया, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है। IG सिंध ने SSP साउथ के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अब खत लिख दिया है और खत में कहा गया है कि SSP साउथ इमरान कुरैशी की खिदमात सिंध से वापस ले ली जाएं। डकैती के वाकये के हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है। SSP इमरान कुरैशी ने इंतहाई गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। तो इस वाक़े से मुतल्लिक कुछ अब दीगर अपडेट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं, जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी सामने आ रही हैं। देखना ये है कि अब फाइनली इस केस का क्या होता है। ये केस बाकी केसेस की तरह फाइल्स की नज़र रहता है या वाकई कोई हमें कार्रवाई नजर आएगी। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत हुई थी। डाकुओं की हलाकत से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी। लाशें पोस्टमार्टम के बाद मुरसा के हवाले कर दी गई थी। मारे जाने वाले डाकुओं को विहाड़ी में सुपुर्द खाक किया गया। 6 डाकू पैदल असलहा लेकर डॉक्टर हम्माद के घर कैसे पहुँचे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। डाकू कैसे घर में दाखिल हुए, इंक्वायरी में इसका तयन किया जाएगा। डॉक्टर हम्माद और मकतूलीन के वरसा से किसी को बात क्यों ना करने दी गई। मारे जाने वाले डाकुओं का विहाड़ी से क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। मारे जाने वाले डाकुओं पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज था या नहीं था। जुडिशल इंक्वायरी में इन तमाम हक़ाइक़ को सामने लाने का फैसला हुआ है। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको खबरदार करते हैं, लर्नर परमिट पर गाड़ी चलाई तो 2000 रुपये जुर्माना होगा। CTO लाहौर का कहना है कि लर्नर परमिट रखने वाले अफराद किसी सूरत मेन शाहराह पर गाड़ी चलाने के मजाज नहीं हैं। लर्नर परमिट रखने वाले अफराद को लाइसेंस बनवाने की हिदायत भी करती है, यानी लाइसेंस बहुत ज़रूरी हो गया है और लर्नर परमिट जिनके पास मौजूद है वो भी आप खबरदार हो जाएं और होशियार हो जाएं और अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि मेन शाहराहों पर वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे। अगर चलाएंगे तो उस पर उन्हें जुर्माना होगा। खैर, पार्किंग कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला कर लिया है। पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर DC प्रॉपर्टी रेट के 8.5% जुर्माना होगा। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 रुपये फ़ी कनाल जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA अथॉरिटी का इजलास हुआ। 26 मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इक़दामात की मंजूरी दी गई। लाहौर के 32 मकामात पर आर्जी तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। तो निगरान हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला हुआ है और एक जानिब हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस हवाले से एक्टिव है, तो दूसरी जानिब स्मॉग को लेके भी खासी फ़िक्रमंद नज़र आ रही है। अगर हम निगरान वज़ीर आला पंजाब की बात करें तो उनकी जानिब से कुछ इक़दामात भी उठाए गए हैं। जो स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल है, इसके पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीज़न्स में सॉफ्ट लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है। आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में भी इसका नफाज हो रहा है। मार्केट्स 3 बजे खोली जाएंगी और इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। मॉल रोड पर सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग की इजाज़त होगी। लाहौर पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी सरे फहरिस्त है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की सूरत हाल थी, जबकि कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी दमा, खांसी जैसे अमराज में मुब्तला हैं। तबी माहिरीन कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मास्क लाजमी है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे स्मॉग के बायस ज़्यादा ख़तरे में हैं। तो ये कराची की सूरत हाल है, जहाँ इन दिनों शायद कुछ रूटीन से ज़्यादा आप कह लीजिए कि गर्दा है या कचरा है फ़ज़ा में, जिसकी वजह से सब परेशान हो गए। वरना वहाँ एक कचरे का हवा में मौजूद होना एक आम सी बात तस्वर होती है, क्योंकि सड़कें हैं नहीं, सड़कों की सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये एक आम सा मामला। खैर, फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है इन दिनों, और हस्पतालों में मरीज़ों की क्या सूरत हाल है ये हमें बता रहे हैं इब्राहिम रिंद। शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ अमराज में एक तो मौसम तब्दील हुआ है, साथ ही फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ अमराज में भी इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उनके चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट और TB डिपार्टमेंट में भी मरीज़ ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर आमिर हारून साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि कितने केसेस में इजाफा हुआ है। जैसे जो मौसम अभी चेंज हुआ है, ये गर्मी से जो सर्दी आ रही है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% तक इजाफा हो गया है जो एज़मा और एलर्जी के पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो COPD के जो पेशेंट है जो कि ख़ास तौर पे स्मोकर्स में होते हैं, उनके लंग्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उनको भी सिम्टम्स उभर के सामने आ रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ टोबैको यूज़
सिगरेट स्मोकिंग इतनी ज़्यादा है, इसके साथ इन्वायरमेंट चेंज का जो हुआ है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। इन चीज़ों से बचें जो चीज़ एलर्जी करती हैं, स्पेशली जो सुबह जो फॉग है जो बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है, जैसे पंजाब में मास्क कंपलसरी कर दिया है, कराची में भी कर दे कंपलसरी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि कराची में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से सांस, दमा और दीगर अमराज में। तो अवाम को चाहिए कि इस मौसम में ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करें और अगर किसी को कोई इब्तदाई अलामात होती हैं तो फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। आगे बढ़ते हैं। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा। अब्दुल्ला ने आज GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। SPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस से इज्जत है और उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं हरमैन और शरीफैन के लिए बेपनाह अकीदत और खादम हरमैन का गहरा एहतराम करते हैं। जो इमाम काबा थे शेख सालेह बिन अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है और इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। इस मौका पर जो है वो आर्मी चीफ और इमाम काबा दोनों ने जो गजा में इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी भी बहुत शुक्रिया सिद्दीक। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और यकीनी तौर पर इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं गजा में जो तबाही की सूरत हाल है। जंगबंदी का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इन 47-48 दिनों में जिस तरह से इसराइल ने बमबारी की है और जिस तरह से जुल्म सितम का बाजार गर्म रखा गया है, किस तरह से फ़लस्तीनियों को हिजरत पर मजबूर किया गया और फिर जिन रास्तों का इस्तेमाल करके वो अपना घर बार छोड़कर मगमूम हालत में जा रहे थे, उन रास्तों पर बमबारी की गई, सहाफ़ियों को कत्ल किया गया और अक़वाम आलम जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। क्या सूरत हाल है और इस 4 रोज़ा जंगबंदी के बाद का क्या नक्शा होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बगावत के सबूत मिले हैं और ये बगावत के सबूत मिले हैं 9 मई के वाक़यात से मुतालिक। जो पुलिस अफसरान हैं वो बताते हैं कि 9 मई के वाक़यात के जो मुकदमात हैं उसमें बगावत की दफ़ात को अब शामिल कर लिया गया है और उन मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं। जबकि एक तरफ एक सियासी लीडर के साथ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ एक सियासी जमात में जो वालिद साहब हैं वो अपने बेटे को बरखुरदार को कहते हैं कि वो ज़ेर तरबियत हैं, भी एक्सपीरियंस नहीं है। वही बेटे जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बुज़ुर्ग सियासतदानों को निशानों पर लिए हुए हैं और कहते हैं कि इन्हें घर बैठना चाहिए, मदरसे में बैठना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। तो आसिफ अली ज़रदारी ने कल के अपने टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग है, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तजर्बा थोड़ा कम है। खैर मामलात पीपल्स पार्टी के फ्रंट से किस तरह जा रहे हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। आर्जी जंगबंदी पर जो अमल दरामद है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसराइली हमले भी साथ साथ जारी हैं। ये पहली वाहिद जंगबंदी है जिसमें जंगबंदी है और हमले भी हैं। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों में 300 से ज़ायद हमले किए हैं। शेख रिजवान के इलाके में एक घर पर फ़ज़ाई हमला किया गया, यहाँ 10 फ़लस्तीनियों को टारगेट किया गया, 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी शहदा की जो मजमूई तादाद है वो 15,000 से तजावुज़ कर गई है। शहदा में 6,150 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 36,000 ज़ख्मी। फ़लस्तीनियों में 75% ख़वातीन और बच्चे हैं। स्कूल तबाह हो चुके हैं, इबादत गाहें तबाह हो चुकी हैं, पनाह गुज़ीन कैंप्स तबाह हो चुके हैं। यही नहीं, इसराइली बमबारी से तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता भी हैं। ये खंडरात में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 207, शहरी दिफा के 26 एहलकार हलाक हुए, जबकि 40 से ज़ायद सहाफ़ी भी मारे गए हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टाफ मौजूद था वो भी निशाने पर आया, लेकिन कोई न जागा, सब सोए रहे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि गज़ा में जंगबंदी के लिए इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बिरादरी पर दबाव डाला। इसको एक अकाउंटेबल करार देना चाहिए, जिसकी हमने बारहा उसको हमने इस बात की निशानदेही की है इंटरनेशनल फोरम पे। हमने ये भी ऑफर किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे गाज़ा में, तो उसमें तो इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सके। बल्कि एक इंडोनेशिया ने एक बहुत पुराना वहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हुआ था, जिसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है।
ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल का क्रेडिट इस्लामी ममालिक लेते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें OIC का किरदार है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कितना किरदार है, ये अब सारे बिट्स एंड पीसेस आपस में तकसीम हो सकते हैं, लेकिन 47 रोज़ का जो नुकसान है उसका ज़िम्मेदार कौन है? उन दिनों में जो खामोशी रही उसका ज़िम्मेदार कौन है? उन दिनों अपनी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ जो है उसका ज़िम्मेदार कौन है? सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं, उनसे मामलात को डिस्कस करते हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर अब जब ये 4 रोज़ा जंगबंदी है, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आप भी ले लेंगे, मैं भी ले लूँगा कि मैंने भी एक सवाल पूछा था, आपने 4 जवाब दिए थे। सारे लोग, दुनिया के बड़े बड़े चैम्पियन सामने आएंगे, बाइडन से लेके या जहाँ तक आप जाना चाहें, लेकिन इन 47 रोज़ का कोई हिसाब है? इसका कोई जवाब हो सकता है या जो हो गया वो हो गया? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, इस जंग को अगर एक तारीखी पस मंज़र उसका देखें तो एक बहुत तकलीफ दे हकीकत हमारे सामने आती है। 2 बातें। एक बात ये कि जो इसराइल की पॉलिसी है फ़लस्तीन की जानिब, जिसके 3 पहलू हैं कि जनाब आप फ़लस्तीनियों को शहीद करें, उनको अपनी घरों और ज़मीनों से बेदखल करें और उनको तबाह करने के बाद वहाँ पे नई सेहूनी आबादकारियाँ करें। तो इसमें हर जंग और हर झड़प के बाद कोई तब्दीली आज तक तमाम तर कवानीन, करारदादों और मजम्मत के बावजूद 75 साल में नहीं आई है। तो पहली तो इस हकीकत का इदराक जरूरी है। दूसरी बात ये, जो 4 दिन की जंगबंदी है, ठीक है, इसके जरिए से कुछ थोड़ा सा खुराक, अद्वियात, पानी वगैरह, ईंधन उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन 4 चीजें इसमें भी ऐसी हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं। पहली बात ये कि इस जंगबंदी को जिन ममालिक ने भी उसमें अपना रोल प्ले किया है, वो इसराइल को पाबंद करने में नाकाम रहे हैं कि जनाब ये देर बाद जंगबंदी हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह इसराइल के वजीर आजम कह चुके हैं कि जनाब 4 दिन के बाद फिर जंग छिड़ जाएगी, तो जंग की नौयत पे भी वो इसराइल को पाबंद करने में नाकाम रहे हैं कि जनाब आप कम से कम इसके 4 दिन के बाद सिविलियन को, बच्चों को, खवातीन को, अस्पतालों को, चर्चों को, मसाजिद को निशाना ना बनाएं। इस तरह की कोई कमिटमेंट इसराइल ने नहीं दी है। तीसरी बात कि उसने गजा के इलाके से फौज के इनखला की कोई उम्मीद नहीं दी है, ना उसने ये इरादा जाहिर किया है कि फ्यूचर में हम अफवाज को यहाँ से निकालेंगे। चौथी बात ये है कि ये रिलीफ की जो इनिशिएटिव है उसके भी फ्यूचर के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये फ्यूचर में भी ये ईंधन, अद्वियात, पानी और खुराक फलस्तीनियों तक पहुंच सकेगा। तो इन 4 हकायक को जब आप देखते हैं तो यूं लगता है कि असल मकसद इस जंगबंदी का, टेम्पररी जो है आर्जी जंगबंदी का, वो ये है कि इसराइली फौज थोड़ा सा सस्ता ले, क्योंकि 7 हफ्ते से वो फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद थक गई है, तो उसके बाद से ये सिलसिला हम दोबारा शुरू करेंगे। यकीनी तौर पर इसमें एक ये मसला है। दूसरा है कि रगमालियों की रिहाई एक बड़ा गोल है, बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और इसमें भी, इसमें अली साहब एक और पहलू है जो शायद मेरी नज़र में मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। इस जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद को एक दिन रोक कर जो बमबारी की गई, उससे लोगों को ये मजबूर किया गया या ये मैसेज दिया गया कि ये जगह सेफ़ नहीं है तो इवैक्यूएट करें, यानी कि वो इलाका खाली करके उसका कंट्रोल हासिल करना, फिर वहाँ पर फ़ौज तैनात कर देना। ये जो हम बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, हम भी हैं इसमें शामिल हैं, OIC हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हों, हमने किया क्या है? यानी अगर जंग 47 रोज़ चली, इस उरूज पर पहुँची, 15,000 से ज़्यादा लोग मर गए और हम इतने बेहिस हैं, यानी मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इतने बेहिस हैं कि वो किसी हल की तरफ नहीं आ सकते। टोटल जो इसका गेन है वो 4 रोज़ की जंगबंदी है। तो फिर इस मुल्क में ये, इस दुनिया में ये हर एक के लिए पैगाम है, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा पैगाम 5,000 साल की इंसानी तारीख का यही है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। और ये हकीकत है जिससे मैं आपसे अग्री करता हूँ कि जब से अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा मार्ज़े वजूद में आया है, कोई मसला हल ही नहीं शायद आलमी बरादरी की तवक्कुआत जो हैं उससे किसी हद तक गैर हकीकत पसंदाना है। इसमें अली साहब, इसमें हैरानकुन परेशान, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, कौन सी जंग उन्होंने बंद कराई है?
इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ और है। मैं व्हाइट हाउस के तर्जुमान को सुन रहा था, उनकी जानिब से कहा गया, पूछा गया एक साफ़ी की जानिब से कि जी ये तो जंग थी, इसमें इतने सारे लोग सिविलियंस मर गए, ये हो गया, तो उनका बड़ा कैंडिड सा जवाब था। उन्होंने कहा दैट्स हाउ वॉर इज़, दिस इज़ अगली लेकिन दैट्स हाउ वॉर इज़। यानी कोलैटरल डैमेज जो है वो बड़ा कैजुअल हो गया है, बड़ा नॉर्मल हो गया है इन बड़े बड़े सो कॉल्ड आप कह लीजिए जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं या टॉर्च बेयरर्स हैं उनके लिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ दो बातें आपकी जो सोच है उसके सबूत के तौर पे पेश करता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, जो अमेरिका का एक बड़ा मोतबर अखबार समझा जाता है, स्टेट 4.6 मिलियन 46 लाख जो मुसलमान हैं वो हलाक हुए हैं। तो ये 46 लाख जो लोग थे पिछले 20 साल में, ये सारे तो दहशतगर्द नहीं थे। अच्छा, फिर बोस्निया की जंग में तकरीबन 1 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। तो आप मुझे बताएं कि आप ये हुस्न इत्तेफाक है कि 20 साल से मुसलमान ममालिक में जंग लगी हुई है, आप तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या अक़वाम मुत्तहिदा, लिबिया, शाम, अफगानिस्तान, इराक, कौन सी जंग जो है वो बंद कराने में, इंसानी जान को बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखें, हकीकत का जो इसमें सबक है वो यही है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक एटमी ताकत हैं और हमसे जो 10 गुना बड़ा दफाई कुव्वत रखने वाला मुल्क है वो तमाम तर नफरत और कोशिश के बावजूद हम पे जंग मुसल्लत नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसलिए कि हम एटमी ताकत हैं। और अब आप इस बात को समझें कि क्यों आलमी ताकतें हम पे पाबंदियां लगाना चाहती थी कि हम एटमी ताकत ना बन सकें, क्योंकि ये ऑप्शन फिर खत्म हो जाती उनके खिलाफ। खैर उस वक्त भी बड़ा प्रेशर डाला गया, लेकिन इसमें एक हैरानी और परेशानी की बात ये भी है ना अली साहब कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके आप इराक चले जाते हैं और बाद में जब बुश साहब ज़ईफ़ हो जाते हैं तो वो कह देते हैं कि वो इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की जगह इन्वेजन ऑफ इराक को भी गलत कह देते हैं। तो मतलब अजीब व गरीब एक अजीब बेहिस्सी है और एक अजीब गैर इंसानी तर्ज अमल है। और खुदा जाने के इस 4 रोज़ा जंगबंदी का हासिल वसूल होगा क्या, ये एक मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट होती भी या नहीं होती। खैर वी आर शॉर्ट इन टाइम अली साहब, आई विश कि हम और बात करते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 4 रोज़ा जंगबंदी है जिसमें एक आप कह लीजिए इंसानी इमदाद का सिलसिला शुरू होगा, वो भी इसराइल की शराइत पर कि कितना पेट्रोल जाएगा, कितना डीजल जाएगा या कितनी गैस जा सकती है, मेडिकल सप्लाइज़ का क्या होगा। लेकिन इस बीच यरगमालियों की रिहाई और साथ ही साथ गज़ा पर कब्ज़े का जो एडवांसमेंट का मंसूबा इसराइल का वो परेशान कुन है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहरिया टाउन कब्जा केस में यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 65 अरब में से बैरून मुल्क से आए 35 अरब जो कि 190 मिलियन पाउंड की सूरत बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आए वफाकी हुकूमत को मिलेंगे। बहरिया टाउन की जानिब से पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमा किए गए 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। अदालती हुक्म जान लेते हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, ये तो एक बहुत बड़ा मामला था, रकम इस अकाउंट या उस अकाउंट का, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे हल कर दिया। और ये रकम बरतानिया में कानूनी कार्रवाई की वजह से चूंकि मुंजमद थी और अदालती हुक्म के मुताबिक ये जो फैसला आया है, नैब की इन मामलात में जो जारी तहकीकात है और कार्रवाई है उस पर कोई कदगन जो है वो आयद नहीं करता। ये भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि जो इस हवाले से पहले से जारी तहकीकात है वो जारी रहेंगी ताकि जो इस सारे लोग इसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो उनके हवाले से जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। और चूंकि वो जो कुल 65 अरब में से बैरून मुल्क से आए जो 35 अरब जो कि 190 मिलियन पाउंड की सूरत बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आए वो आप वफाकी हुकूमत को मिलेंगे। और बैरिया टाउन की जानिब से पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमा किए गए 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। और अदालती कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरिया टाउन की जानिब से जमीन पर कब्जे का पर भी हुक्मनामा जारी किया है और बैरिया टाउन ने इजाफी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, ये भी अदालती हुक्मनामा में कहा गया है। और सर्वे रिपोर्ट जो इसमें पेश की गई उसके मुताबिक अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि बैरिया टाउन का 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा है और बैरिया टाउन ने अदायगियां नहीं रोकी बल्कि मजीद जमीन पर भी कब्जा किया। और अदालती हुक्मनामे में ये बात भी कही गई है कि जो लोग जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए उम्र भर की जमा पूंजी लगाते हैं सब खर्च करने के बाद डेवलपर के रहमो करम पर होते हैं। और बैरिया टाउन ने एक तरफा तौर पर अक़सात की अदायगी की भी रोकी और साथ ही साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से आई मलक रियाज की रकम को रियासत पाकिस्तान के भी हवाले कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत से बगावत के सबूत मिल गए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद कहती हैं कि 9 मई के केसेस की लाहौर में तफ्तीश के दौरान सबूतों की बुनियाद पर बगावत की दफात शामिल की गई हैं। जो शवाहिद सामने आए हमारे रोशनी में जो सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जिसमें 120B है, 121 है, उसमें बगावत की है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफ़ात हैं। जो इसमें दफ़ात लगाने से पहले हमारे पास एविडेंस आया है, तो उसके बाद हमने ये सेक्शंस लगाए हैं, ना कि हमने ये सेक्शंस लगाने के बाद इसके एविडेंस इकट्ठे करने हैं। सो इट्स अदर वे अराउंड। सो उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं वो इसमें को कॉन्स्पिरेटर्स होंगे और वो परपेट्रेटर्स हैं, और उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं उन पे ये सेक्शंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे वुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। वो जो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट में जो ट्रायल होगा वो इन्हीं सेक्शंस के तहत होगा। सो 9th मई में इस वक्त पूरे पंजाब में जो 48 के केसेस हैं उनमें ये दफात लग चुकी हैं। सो एवरीवन हु इज़ एवर इज़ एक्यूज्ड इन दोज केसेस, दोज विल बी ट्राइड अंडर दीज सेक्शंस। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI से पूछगछ हो रही है। एडिशनल डायरेक्टर नैब वक़ार अहमद अडियाला जेल में मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म से तहक़ीक़ात हो रही हैं। नैब टीम 15 नवंबर से रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। चेयरमैन PTI ने 9 मई वाक़यात पर बयान कलमबंद करवाने से इनकार किया है। अटक पुलिस चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। जेल ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि तफ्तीश के लिए वकला से मुशावरत करने के बाद उनकी मौजूदगी में बयान कलमबंद करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। उधर फैज़ाबाद धरना केस की तहक़ीक़ात में भी अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फ़ैसला किया गया है। तहक़ीक़ाती कमीशन ने साबिक़ IG पंजाब आरिफ नवाज़ को 27 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक़ चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद खालिद खटक भी इंक्वायरी कमीशन में तलब कर लिए गए हैं। तहक़ीक़ाती कमीशन ने मज़ीद वीडियोज़ के लिए पैमरा को भी ख़त लिख दिया है। उधर असद कैसर को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली को 4 सद्दा पुलिस ने 9 मई के केस में गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मर्दान की अदालत में पेश किया गया। असद कैसर को कल एंटी करप्शन के जज ने ज़मानत पर रिहा किया था, जिसके बाद 4 सद्दा पुलिस ने 9 मई के केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मर्दान में पेशी से कबल उनका जो मेडिकल चेकअप है वो भी हुआ है, और इस मौके पर असद कैसर ने गुफ्तगू भी की है। वो क्या कह रहे हैं आप भी सुने। अगर इन्होंने करवाने और समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो ये कोई जो इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा, दुनिया कौन माने। नवाज शरीफ को ये 1000 दफ़ा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाए, इससे बेहतर ये है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, और हम देखें हम अल्लाह की हुजूर जो है ना अपना केस पेश करेंगे। हम अपनी जद्दोजहद कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात इस वक्त कुछ संजीदा हो चुके हैं, बल्कि पेचीदा भी हो चुके हैं बज़ाहिर, लेकिन क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकई कोई इख्तलाफ मौजूद है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी ने गुज़श्ता रात जो इंटरव्यू दिया है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ेर तरबियत करार दिया है। बिलावल भुट्टो पार्टी में नौजवान क़यादत को कैसे लाएंगे अगर उनके वालिद ही उन्हें संजीदा नहीं ले रहे और ज़ेर तरबियत करार दे रहे हैं। सियासत किसे कहते हैं ये बिलावल को अभी समझ ही नहीं है, तो फिर एक ज़ेर तरबियत शख्स को मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा क्यों बनाया गया था। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि बिलावल अभी मुकम्मल तौर पर ट्रेन नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन तजर्बा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है, बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा। तो बज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि पार्टी कौम चला रहा है और पार्टी में किसका बयानिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये सब कुछ जो कर रही है, एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी का बयानिया है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद है। ये इलेक्शन स्टंट है या फिर हकीकतन बयानिए में कोई तजाद मौजूद है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी दोनों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं। बिलावल का बयानिया नौजवान वोटर्स को कायल करने के लिए तो नहीं है, और क्या ज़रदारी पुराने सियासतदानों को इसलिए तो नाराज़ नहीं करना चाहते कि आइंदा भी एक मखलूत हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में पार्टी बयानिए में तजाद वाज़े है। क्या आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? मखलूत हुकूमत बनेगी आसिफ अली ज़रदारी का ख्याल है, जबकि इस मखलूत हुकूमत में अगर बुज़ुर्ग सियासतदान होंगे तो आसिफ अली ज़रदारी उन बुज़ुर्गों के साथ है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवान क़यादत के ख्वाहां हैं और पुरानी सियासत का रास्ता
बंद करना चाहते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रात के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चले गए हैं दुबई। कहा जा रहा है उनका ये दौरा शेड्यूल्ड था, पहले से तय था, लेकिन अचानक पता चल रहा है कि 4P वाले आसिफ अली जरदारी भी दुबई जा रहे हैं। तो क्या कल के इंटरव्यू ने मामलात को मज़ीद ख़राब तो नहीं कर दिया? क्या अब एक कमरे में बैठकर दोनों जो है वो इन मामलात को तय करेंगे या नहीं? आसिफ अली जरदारी भी साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्लान बना चुके हैं दुबई जाने का, और शायद अब इस इंटरव्यू के बाद कोई नाराज़ी हो चुकी है या ये मामलात तय ही ऐसे हुए हैं कि ऐसे चलेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है या 2 चेयरमैन जो हैं वो आपस में ही इस मामले पर इख्तलाफ नहीं रखते, बल्कि रैंक एंड फाइल में भी यह मामला है। नफीसा शाह कहती हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक़ पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफ़िक़ नहीं, नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। सियासत में पुरानों का तजर्बा और उनका साया भी होना चाहिए। उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो सियासतदान अवाम में मकबूल हैं, जैसे कि कायम अली शाह। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की MKM पाकिस्तान से बहादुराबाद कराची में अहम बैठक हुई। लीगी वफ्द में निहाल हाशमी, अली अकबर गुज्जर, नासिरुद्दीन और दीगर शामिल थे, जबकि MKM के रहनुमा जावेद हनीफ ने लीगी वफ्द का यहाँ पहुँचने पर इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून और MKM के रहनुमाओं की मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। MKM पाकिस्तान के सीनियर कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के मसाइल का वाहिद हल हम हैं, अगली हुकूमत MKM पाकिस्तान की होगी। जो कि पीपल्स इस बैड गवर्नेंस, इस बदइंतजामी, इस करप्शन के खिलाफ लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। और इंशाअल्लाह ताला ये पार्टीज मिलकर आज इस बैड गवर्नेंस, इस बदइंतजामी के बाद सिंध में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। जिन वर्कर्स ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी वो हमारा असासा हैं। आइंदा आम इंतखाबात में वर्कर्स का ख्याल रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की करीबी साथी नासिर भट्ट से मुलाकात हुई, जिस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक से इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी के हवाले से मुशावरत हुई। लीगी उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स की सर्वे करवाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से जारी करदा हिदायत पर भी बातचीत हुई। उधर लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर किस किस को पार्टी का टिकट मिलेगा, मुस्लिम लीग नून ने इस पर काम शुरू कर दिया है। लाहौर में पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए 5 रुकनी पार्लिमानी ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है। कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगी, क़यादत के सामने पेश करेगी और फिर हतमी फैसला क़यादत का होगा। समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। एहतसाब अदालत लाहौर ने 59 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हुकूमती ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा। फैसले की कॉपी डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब लाहौर को इरसाल करने की हिदायत की गई है। कराची का रुख करते हैं, जहां औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का केस, अदालत ने गिरफ्तार DSP तारिक उमैर बाजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि दीगर मुलजिमान 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम तारिक उमैर से 2 रोज़ में क्या तफ्तीश की गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उमैर बाजारी की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। SSP इमरान कुरैशी की निशानदही पर 3 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए। मजीद तफ्तीश भी जारी है। DSP तारिक उमैर पर ताजिर के घर 2 करोड़ रुपए की डकैती का इल्ज़ाम है। रिमांड मुकम्मल होने पर मुलव्वस मुलजिम को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस की डकैती का वाक़या, IG सिंध ने SSP साउथ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया कि SSP साउथ इमरान कुरैशी की खिदमात सिंध से वापस ले ली जाएँ। डकैती के वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की गई। SSP इमरान कुरैशी ने इंतहाई गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। उधर लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई थीं। मारे जाने वाले डाकुओं को विहाड़ी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 6 डाकू पैदल असलहा लेकर डॉक्टर हम्माद के घर कैसे पहुंचे, पहला सवाल। डाकू कैसे घर में दाखिल हुए, इंक्वायरी में इसका भी तयन होगा। डॉक्टर हम्माद और मकतूलीन के वरसा से
किसी को बात क्यों न करने दी गई? मारे जाने वाले डाकुओं का विहाड़ी से क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला? पहले भी किन पर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है? जुडिशल इंक्वायरी में इन तमाम हक़ाइक़ को सामने लाने का फैसला हुआ है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन्स में स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त नाफिजुल अमल है। आज और कल के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि साथ ही साथ जो कारोबारी मराकज़ हैं उनसे मुतालिक कहा गया है कि वो 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। इतवार के दिन लाहौर का मॉल रोड सिर्फ और सिर्फ साइकिल सवारों के लिए होगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं और साथ ही साथ जो तालीमी मराकज़ की बंदिश है वो मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में भी है। मार्केट्स 3 बजे खोली जा सकेंगी। इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। मॉल रोड लाहौर पर सिर्फ साइकिलिंग की इजाज़त होगी। लाहौर पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी ज़र फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड किया गया। इस मौके बायस पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। अंजुमन ताजरान का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब हुकूमत से नज़रसानी की अपील भी कर दी। हुकूमत से जुमे के बजाय हफ्ते के रोज़ मार्केट बंद करने की दरख्वास्त की गई है। स्कूल बंद करना और लॉकडाउन लगाना बहरान का हल नहीं, स्मॉग की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट। लिखा, निगरान हुकूमत वक्ती इक़दाम के साथ साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023 के मुताबिक तवील मुद्दती इक़दाम का आगाज़ और नफाज करे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 का मतलब लाहौर के शहरी हवा नहीं, धुएँ में सांस ले रहे हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी का मसला सिर्फ और सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि कराची भी इससे मुतासर है और मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हो रहा है। शहरी दमे और खांसी जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मास्क लाजमी करार दिया जाए। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे स्मॉग के बायस ज़्यादा ख़तरे में हैं। हुकूमत मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। सिविल और आला अस्करी क़यादत की आज एक बार फिर बैठक हुई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस इजलास की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस इजलास में शरीक हुए। अस्करी और सिविल क़यादत ने भी शिरकत की। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शॉर्ट टर्म कर्ज़ों की मियाद को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। वज़ारत ख़जाना की मुल्की अंदरूनी कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। मकामी कर्ज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्ज़ों का मजमूई हजम 40,500 अरब तक पहुँच चुका है। मुल्की अंदरूनी कर्ज़ों पर तकरीबन 672 अरब रुपए की सूद की अदायगियों का भी बोझ है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इजारा सुकूक बॉन्ड्स का कर्ज 26,000 अरब से ज़ायद है। उधर सेनेट में स्टेट बैंक मुलाजमीन की बड़ी तनख्वाहों की गूंज। गवर्नर स्टेट बैंक की माहाना तनख्वाह 40 लाख होने का इंकशाफ हुआ। स्टेट बैंक मुलाजमीन की ज़्यादा तनख्वाहों पर सेनेटर सरापा एहतजाज नजर आए। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि 40 लाख तनख्वाह, गवर्नर स्टेट बैंक ऐसा क्या काम करते हैं? हम IMF से भीख मांगते हैं और दूसरी जानिब इतनी तनख्वाहें। जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना था कि स्टेट बैंक एक कॉरपोरेट बॉडी है, पेंशन ख़त्म होने की सूरत में तनख्वाह बढ़ाई गई। फिर दूसरी तरफ आपने खबरदार होशियार रहना है क्योंकि लर्नर परमिट पर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये जुर्माना होगा। CTO लाहौर ने लर्नर परमिट रखने वालों पर मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत कर दी है। CTO लाहौर का कहना है कि लर्नर परमिट रखने वाले अफराद किसी सूरत मेन शाहराह पर गाड़ी चलाने के मजाज नहीं। लर्नर परमिट रखने वाले अफराद को लाइसेंस बनवाने की हिदायत भी कर दी गई है। पार्किंग कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर DC प्रॉपर्टी रेट के 8.5% जुर्माना होगा। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 रुपये फ़ी कनाल जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LD अथॉरिटी का इजलास हुआ। 26 मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इक़दाम की मंजूरी दी गई, जबकि लाहौर के 32 मकामात पर आर्जी तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंप भी कायम कर दिए गए। न्यूज़ रूम से इतना ही।